Hello friends, welcome to Time Tales, where you will find interesting and exciting stories. I am your narrator, and let's begin our story. Rebirth of Queen of Hell Episode 3. प्रिया और सूरज एक खंडहर वाली जगह पे होते हैं, तभी उनके सामने एक ब्लैक कार आके खड़ी हो जाती है। उसमें से एक 26 साल का लड़का बाहर आता है। सूरज उस लड़के की तरफ देखते हुए बोला, जो मैंने बोला था लाने, क्या तुम ले हो? उसकी बात पे वो लड़का सूरज के आगे एक पैकेट करता है, जिसे देख सूरज और प्रिया के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ जाती है। उसके बाद वो लड़का वहां से चला जाता है। प्रिया सूरज से, ओ बेबी, अब कुछ ही दिनों में फ्रेशर्स पार्टी, हाँ मुझे तो इंतजार नहीं हो रहा है उसकी हालत देखने के लिए। उसकी बात पे सूरज अपने मन में बोला, इंतजार तो मुझे भी नहीं हो रहा है। शाम का वाले क्लब हेवन में आज ये पे बड़े बड़े बिजनेसमैन आए हुए थे, क्योंकि आज क्लब हेवन के मालिक मिस्टर बजाज ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की हुआ था। हर तरफ शोर मच रहा था। वहाँ म्यूजिक की आवाज पे कुछ लोग डांस कर रहे थे, अपने ही धुन में डांस कर रहे थे। अचानक ही वहाँ की सारी लाइट बंद हो जाती है और एक स्पॉटलाइट के साथ ही म्यूजिक ऑन होता है। डांस फ्लोर पे लगभग 4-5 लड़कियां, जिन्होंने अपने चेहरे पे नकाब पहन हुआ था, उन लड़कियों ने बेली डांसर के कपड़े पहने हुए थे, डांस कर रहे थे। ओ ए ओ ए, ओ ए ओ, ओवा, ओ ए ओ, ओवा, ओ ए ओ ए, ओ ए ओ, ओवा, ओ ए ओ, ओवा। तभी गेट से 4 लोग अंदर आते हैं। ये 4 लोग कोई और नहीं बल्कि अरमान, आर्यन और नील थे। उन सभी ने अपने चेहरे पे मास्क पहने हुए था। गदर ने किया है इशारा, घड़ी भर का है खेल सारा। गदर ने किया है इशारा, घड़ी भर खेल है सारा, तमाशा ही बन जाएंगे खुद तमाशा। तभी उनके पास एक आदमी आता है और वो एक टेबल के पास इशारा करते हैं, जिसे चारों की नज़र उस टेबल पे चला जाता, जहाँ पे कोई और नहीं बल्कि मिस्टर बजाज बैठा हुआ था। बदल जाएगा ये नज़ारा, हाँ बदल जाएगा यह नज़र। गदर ने किया है इशारा, ओ ए ओ ए, ओ ए ओ, ओवा, ओए ओ, ओवा। तभी उन डांसर्स में से एक बजाज के टेबल के पास आती है। उसके ग्लास में ड्रिंक सर्व करते हुए उसको सेंशुअल टच करते हुए आगे की लिरिक्स गाने लगती है। इशारों पे हमको नाचा लो, चलो जश्न तुम ये मना लो, के जी भर के हमको सता लो। वही उस लड़की को देख अरमान की आंखों में ठंड उतर आई थी, क्योंकि वो उसे पहचान गया था क्योंकि वो लड़की को और नहीं बल्कि रूही थी। इशारों पे हमको नाचा लो, चलो जश्न तुम ये मना लो, के जी भर के हमको सता लो। नहीं कुछ कहेंगे कि हंस कर सहेंगे। रूही बजाज को ऐसे सेंसुल तरीके से टच कर रही, लेकिन को बजाज को खुद को टच नहीं करने देती है। ऐसा वो उसको एक बाद एक ड्रिंक दे रही थी। सितम दर सितम हम तुम्हारा, हम सितम दर सितम हम तुम्हारा। गदर ने किया है इशारा। अब तक बजाज पूरी तरह से नशे में चूर हो गया था। वही अरमान की नज़र बस रूही के हरकत पे थी। वो अचानक ही बजाज के टेबल के पास एक वेटर आके खड़ा हो जाता है, जिसे अरमान को रूही नहीं दिख रही थी, लेकिन जैसे ही वेटर उधर से हटा उसके आंख के अब कोई नहीं था। ये देख उसने इधर उधर देखा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वही रूही ने मिस्टर बजाज को नशे की हालत में एक प्राइवेट रूम में रॉकी की मदद से लाकर पटक देती है, और जल्दी से उसके जैविक रॉकी जब उस मास्क को पहना है तो वो बिल्कुल मिस्टर बजाज की तरह दिखने लगता है। उसके बाद रूही उसे वो फिंगरप्रिंट देती है, जिसे वो अपनी उंगली में पहन लेता है और उस पास को भी अपने पास रख लेता है। इस वक्त रॉकी बिल्कुल मिस्टर बजाज की तरह दिख रहा था। उसे देख कोई भी नहीं बता सकता था कि वो बजाज नहीं है। रूही एलेक्स की तरफ देख बोली, एलेक्स तुम वहाँ के सारे सीसीटीवी को हैक कर लेना। उसके बाद जब रॉकी उस कॉटेज के पास पहुँचेगा तो तुम्हें उस पासवर्ड को हाथ देना। उसकी बात पे एलेक्स हाँ में सिर हिला देता है। उसके बाद रॉकी उस कमरे से बाहर चला जाता है। वो जब उस कॉटेज के पास पहुंचा तो वहां पे पहले से ही गार्ड्स थे, लेकिन रॉकी ने उन्हें इग्नोर कर दिया। उसके बाद वो सीधा उस कॉटेज ले पास गया, जहां पे उसने सबसे पहले फिंगरप्रिंट लगाया और उसके पास को एंटर किया। पास के एंटर होते ही उस पे कुछ नंबर दिखने लगा। ये देख उसने अपनी वॉच से एक सिग्नल भेजा, जिसे समझ के एलेक्स ने जल्दी ही अपना काम स्टार्ट कर दिया था। थोड़े टाइम वो कॉटेज का डोर ओपन हुआ और एलेक्स अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने बिना वक्त गवाए वहां से बॉम्ब के डिफ्यूज करने में लग गया, क्योंकि रॉकी एक एक्सपर्ट बॉम्ब डिफ्यूजर था, जिससे वो उसके बही हाथ का खेल था।
जैसे ही बॉम्ब डिफ्यूज हुआ रॉकी बिना वक्त गवाए वहां से निकल गया। क्यों अब वक्त था सामने से वार करने का। उसने एक नज़र अपने पीछे देखा जहां पे लड़कियों को बेहोश करके रखा गया था ताकि किसी को शक न हो। उसके वहां से निकलते ही रूही के गार्ड्स ने वहां पे सिक्योरिटी दे रहे गार्ड्स पे धावा बोल दिया। उनमें से एक गार्ड ने जल्दी से इमरजेंसी बटन के प्रेस कर दिया जिससे पूरे क्लब में सायरन की आवाज गूंज गई। यह आवाज ऐसी थी जैसे फायर अलार्म बज रहा हो, लेकिन बजाज ही जनता था को यह आवाज कैसी थी, इसका क्या मतलब था। उसने एक नज़र खुद को देख जो कि उसी टेबल पे था जहां वो पहले था। उसके बाद उसने अपनी जैकेट को चेक किया जहां पे उसने इस पास को रख था। अब उसके चेहरे पे डेविल स्माइल थी। वो अपने मन में बोला, लगता है शेर फंस गया जाल में, आज अंडरवर्ल्ड किंग यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाएगा। अब बेचारे इस बात से अनजान था कि जिस शेर के लिए उसने जाल बिछाया था उसे कब का उसकी शेरनी ने हटा दिया है। जैसे रॉकी वापस उस प्राइवेट रूम आया तो रूही ने जल्दी से रॉकी को ऑर्डर देते हुए बोली, रॉकी इस जहां से उठाया था वहीं पे छोड़ आओ। रॉकी उसे लेकर जाने लगा, लेकिन तभी रूही को कुछ याद आया और उसने रे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। राय ने जल्दी से उसके हाथ में एक पास रखा। ये रॉकी हैरानी से बोला, क्वीन ये पास? हाँ ये पास नकली है, इसे शक न हो इसलिए, और वो असली वाला पास तुम अपने पास ही रखना। रॉकी अपने मन में बोला, क्वीन कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब यह इतना कुछ हो भी गया और इस बंदे को शक भी नहीं होगा। उसे अब समझ आया कि रूही क्वीन के लिए कितनी ज्यादा सूटेबल है। शी इज अ रियल क्वीन। वही अरमान और आर्यन भी अब सतर्क हो जाते हैं। आर्यन बोला, लगता आज फिर हमसे पहले कोई आ गया है उन्हें बचाने के लिए। उसकी बात पे अरमान ने कुछ नहीं बोलता, बस वो जल्दी से उस तरफ चला जाता है। उसके पीछे आर्यन और नील भी चले जाते हैं। अरमान और आर्यन जैसे ही कॉटेज के पास रहे होते हैं तभी वहां पे मौजूद गार्ड्स अरमान पे हमला कर देता है क्योंकि वो लोग पीछेली तरफ से जा रहे। रूही के लिए सबसे जरूरी काम ये था कि वहां पे मौजूद सभी बॉम्ब को डिफ्यूज करने का था, क्योंकि अरमान ने आज पहले ही बैकअप रेडी किया था इसलिए उसे आज ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी। ऐसे ही वो लोग फाइट करते हुए अंदर जा रहे थे। अब वो लोग कॉटेज के पास खड़े थे, वही उस कॉटेज के सामने मिस्टर बजाज अपने गार्ड्स के साथ खड़ा था। उसके चेहरे पे अभी एक जीत भरी मुस्कान थी। तभी उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए बोला, मार दो इन्हें, कोई भी ऐसे जिंदा बच के जा न पाए। लेकिन उसके बोलने पे भी कोई भी गार्ड आगे नहीं बढ़ा। ये देख मिस्टर बजाज गुस्से से उन लोग पे चिल्लाते हुए बोला, को बोल रहा हूँ वो करो। लेकिन तभी वहां पे किसी की हंसने की आवाज आई। सब उसने उस तरफ देख तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो कोई और नहीं बल्कि रॉकी था। रॉकी उनकी तरफ आते हुए बोला, तुझे क्या लागत है ये लोग तेरे आदमी हैं? अरे भाई पहले जरा चेक तो कर लेते, क्योंकि यह गार्ड्स तुम्हारे नहीं बल्कि क्वीन के हैं। जैस ही उसके कान में क्वीन नाम गया उसकी सिटी पिटी गुल हो चुकी थी। लेकिन एक बार फिर वो हंसते हुए बोला, अरे अरे लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम उन लड़कियों को कैसे बचोगे? ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन अचानक ही वहां पे आर्यन अरमान और रॉकी को हंसने आवाज आई। उनकी हंसी देख मिस्टर बजाज को अब पसीना आने लगा था। तभी रॉकी ने बोला, अरे बेलबुद्धि इंसान। उसके आगे अरमान बोला, तुम्हें क्या लगा था तुम यहाँ जाल बिछाओगे और हम फंस जाएंगे? टीसीएच ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। रॉकी मिस्टर बजाज की तरफ अपने सर्द आवाज में बोला, चल बजाज डोर ओपन कर। उसकी बात पे मिस्टर बजाज ने माना कर दिया। उसको माना करते देख रॉकी बोला, अगर तूने दरवाजा नहीं खोला तो तेरी बेटी जो कि इस समय लंदन में अपनी पढ़ाई कर रही उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसकी बात वो मिस्टर बजाज डर गया, लेकिन फिर बोला, कौन सी बेटी? मेरी की बेटी नहीं है। उसकी बात पे आर्यन को बहुत गुस्सा आया और वो आगे जाके एक पंच मिस्टर बजाज के मुंह पे मर देता है। लेकिन रॉकी उसको रोकते हुए बोला, अरे बड़े भैया रुक जाए, इसकी याददाश्त बहुत कमजोर है, अभी इसे याद दिलाते हैं। ये बोल वो मिस्टर बजाज के आगे एक वीडियो कर देता है जिसमें एक लड़की किसी क्लब के प्राइवेट रूम में थी। उसके आसपास कुछ लड़के उसे अपनी लस्ट भरी नज़र से देख रहे थे। ये देख बजाज के चेहरे का रंग उड़ गया, न वो अपनी औकात पे आ गया। उसको माना करते देख रॉकी बोला, अगर तूने दरवाज़ा नहीं खोला तो तेरी बेटी जो कि इस समय लंदन में अपनी पढ़ाई कर रही उसके साथ कुछ भी हो सकता है। उसकी बात वो मिस्टर बजाज डर गया, लेकिन फिर बोला, कौन सी बेटी? मेरी की बेटी नहीं है। उसकी बात पे आर्यन को बहुत गुस्सा आया और वो आगे जाके एक पंच मिस्टर बजाज के मुंह पे मर देता है। लेकिन रॉकी उसको रोकते हुए बोला,
अरे बड़े भैया रुक जाइए, इसकी याददाश्त बहुत कमजोर है, अभी इसे याद दिलाते हैं। ये बोल वो मिस्टर बजाज के आगे एक वीडियो कर देता है जिसमें एक लड़की किसी क्लब के प्राइवेट रूम में थी। उसके आसपास कुछ लड़के उसे अपनी लस्ट भरी नज़र से देख रहे थे। ये देख बजाज के चेहरे का रंग उड़ गया, न वो अपनी औकात पे आ गया। एक बार फिर से रॉकी मिस्टर बजाज से अपने सर्द आवाज में बोला, जाइए बजाज साहब, या फिर ये बोल अपने फोन की तरफ निकलता है, लेकिन वो इस डोर के आके अपनी फिंगरप्रिंट लगा देता है। लेकिन और जैसे ही पास लगाने को होता है वैसे ही एक गोली सीधा उसके सर के पार हो जाती है, जिसे बजाज वही निढाल हो जाता है। ये देख सब हैरान हो जाते हैं और सब लग इस डायरेक्शन में देखते हैं जहाँ पे एक 45 साल का इंसान 3 पीस बिजनेस सूट में खड़ा था। उसके बगल में उसका बॉडीगार्ड था जिसने गन चली थी। उसे आदमी को देख सब शॉक थे, किसी को यकीन नहीं हो रहा था इस इंसान पे। तभी आर्यन बोला, मिस्टर पार्थ चटर्जी, आप ये सब आप कर रहे थे? उसकी बात पे वो आदमी जिसका नाम पार्थ चटर्जी था, जो कि दुनिया का सबसे अच्छे इंसान के बुक्स में आता था। पार्थ चटर्जी को लोग देवता की तरह मानते हैं क्योंकि वो हमेशा ही चैरिटी और बहुत से आश्रम चलता था जिसके चर्चे अक्सर न्यूज में होता था। वो आर्यन की तरफ देख बोला, हाँ मैं ही हूँ इन सब के पीछे, ये पूरा प्लान मेरा है। उसको बात पे अरमान बोला, ओ तो दुनिया के सामने भगवान बनते फिरते हो और काम वृक्षों वाले करते हो, सही है। इस वक्त आर्यन, अरमान और नील तीनों के चेहरे पे मास्क था। उसकी बातों पे पार्थ हंसते हुए बोला, अब क्या करे, ये पैसा है ही ऐसी चीज, साल हर इंसान की सीरत खराब कर देता है, जितना कामो उतना ही कम पड़ता है। और तुम लोग हमेशा ही मेरे काम के बीच आते हो, इसलिए आज मैं ऐसा जल बिछाया है, आज इधर से कोई भी जिंदा बच के नहीं जाएगा। ओह, तो ऐसा और कितने काम है जो को तुम अपने कंस्ट्रक्शन कंपनी से छुप के करते हो? ये बोल रॉकी पार्थ चटर्जी की तरफ देखता है। पार्थ चटर्जी रॉकी के सवाल को सुन अपने चेहरे पे एक एविल स्माइल लिए बोला, कहते हैं अगर कोई मरने वाला हो तो उसकी आखिरी विश को पूरा करना चाहिए और तेरे सवाल का जवाब तो देना बनता है न। ये बोला वो आगे बोला, मैं अपने कंस्ट्रक्शन के बिजनेस से उतना नहीं कमाता जितना मैं ड्रग्स सप्लाई और लड़की को बेचकर कमाता हूँ। मैं अपने ही आश्रम की लड़कियों को किडनैप करके उन्हें दूसरे कंट्री जहाँ पे उनका जितना दंड होता है उन्हें वहाँ पे भेज देता हूँ। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसके बाद पार्थ चटर्जी अपने गार्ड्स की तरफ देख बोला, जाओ और लड़कियों को बाहर लेकर आओ। उसकी बात पे गार्ड्स अपना सर हिला देते हैं। तभी बॉडीगार्ड का हेड आगे जाता है और मिस्टर बजाज से पास ले लेता है, और जैसे ही उसे मशीन पे लगता है तो वो पास वैलिड नहीं बता रहा था, जिसे देख बॉडीगार्ड हेड बोला, बॉस ये पास काम नहीं कर रहा है। उसकी बात खत्म होते ही पार्थ बोला, ऐसे कैसे हो सकता है, पास तो यही है, फिर ये काम क्यों नहीं कर रहा है? एक बार फिर ट्राई करो। हेड एक बार फिर ट्राई करता है लेकिन इस बार भी वैलिड नहीं था। उसकी बात पे रॉकी बोला, क्या हुआ पार्थ साहब, आपका पास तो काम नहीं कर रहा है, करेगा भी कैसे, डुप्लीकेट चीज चलती ही नहीं। यह बोल वो अपना हाथ की तरफ देखने का इशारा करता है जहाँ पे ओरिजिनल पास था। ये देख अब उसको बहुत गुस्सा आने लगा था। वो उसकी तरफ देख बोला, ये पास तुम्हारे पास कैसे आया? उसकी बात पे रॉकी बोला, हाथ की सफाई है कहते हैं इससे। उसके हाथ में कार्ड देख अरमान, आर्यन और नील उसे घूरने लगे। नील ने रॉकी को तरफ देख बोल, जब तुम्हारे पास ऑलरेडी पास था तो तुम तब से टाइम पास क्यों कर रहे थे? उसकी बात पे रॉकी बोला, ये क्वीन के प्लान का एक हिस्सा था ताकि इसका जुर्म ये खुद काबुल करे। तभी पार्थ गुस्से से अपने हेड बॉडीगार्ड से बोला, तुम लोगों को खड़े रहने का पैसा नहीं देता, मैं शूट देम। लेकिन उसके बाद पे कोई रिएक्ट नहीं करता। तभी नील बोला, अरे यार मुझे समझ नहीं आता, इसने बिजनेस वर्ल्ड में इतना बड़ा मौकाम हासिल कैसे किया? मतलब इस बंदे में दिमाग नाम की चीज नहीं है। ये जब से यह आया खुद की तारीफ से इस फुर्सत ही नहीं मिल रहा कि तुम ये समझ सको कि अंडरवर्ल्ड किंग के साथ क्वीन का खास आदमी रॉकी यह चुपचाप खड़े हैं बिना कोई एक्शन लिए। वो शांति से खड़े बिना की डर घबराहट के वो गन पॉइंट पे। इसका मतलब साफ है कि ये सभी आदमी हमारे हैं। उसकी बात पे सबने उसे चिढ़ाने वाली स्माइल दी। रॉकी ने ओवरडोइंग टोन में बोला, गार्ड्स गन डाउन। उसके इतना बोलते ही सारे गन जो कि अब तक अरमान, आर्यन और नील पे लगाई हुई तो सब नीचे हो गया। TCH तुम्हें क्या लगा तुम ये जाल बिछोगे, हम आएंगे और फंस जाएंगे? यह कोई सकस है क्या जहां हम जोकर की तरह आ जाएंगे बिना तैयारी के? ये बोलने वाला रॉकी था। उसकी बात पे पार्थ हंसते हुए बोला,
मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, इसलिए मैंने इस पूरे कॉटेज के पास बॉम्ब प्लांट किया है। ये बोल वो अपने जेब से एक रिमोट निकलता है। इस बार अरमान के चेहरे पे कुछ अजीब से भाव थे, लेकिन रॉकी बेफिक्र होके बोला, तो क्या करूं, वैसे बॉम्ब प्लांट करना बड़ी बात नहीं है, उसे ब्लास्ट भी करना होता है जो तेरे हाथ से नहीं होगा। उसकी बात सुन अरमान उसकी तरफ देखा, जिसके चेहरे पे डर का निशान तक नहीं था। उसके बाद से पार्थ चटर्जी चिढ़ गया। वो रॉकी की तरफ देख बोला, रुक अभी तुझे बताऊं। ये बोल उसने बटन प्रेस कर दिया। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली थी सिवाय रॉकी और अरमान के। थोड़े टाइम बाद भी जब कोई आवाज नहीं आई तो सबने अपनी आंखें खोल के देख तो वहां पे कुछ नहीं हुआ था। वो फिर रॉकी की तरफ देखता है तो रॉकी किसी को कुछ इशारा करता है। तभी एक गार्ड आगे आके रॉकी के हाथ में एक टैब रख देता है। रॉकी उस टैब को पार्थ के आगे करता है, जिसे देख पार्थ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब उसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा था। वो जल्दी ही अपने घुटने के बाल बैठ जाता है। रॉकी पास को आगे करते हुए बोला, जाओ और लड़कियों को बाहर निकालो, इसका हिसाब तो अब क्वीन ही करेगी। यह बोल वो अपने गार्ड्स को कुछ इशारा करता है। थोड़े टाइम में सब वहां से निकल जाते हैं। तभी नील रॉकी से क्यूरियस होकर पूछ, बॉस आपने उस पार्थ को ऐसा क्या दिखा कि वो घुटने के बाल आ गया। उसकी बात पे रॉकी एक स्मर्क के साथ बोला, कुछ नहीं, उसकी सबसे ज्यादा प्यारी कंपनी को क्वीन ने बॉम्ब से उड़ा दिया। उसी के साथ उन्होंने ने उसके कन्फेशन को भी मीडिया को दे दिया। इसी के साथ जो इज्जत उसने इतने साल में कमाई थी उसे झटके से खत्म कर दिया। तभी नील बोला, बॉस ये समझ आ गया, लेकिन वो बॉम्ब जो कॉटेज में लगा था वो क्या हुआ। उसकी बात पे राउकेटन उसको बताया, का सारा प्लान क्वीन ने खुद एग्जीक्यूट किया है और आज वो खुद यह आई थी इस मामले को संभालने के लिए। उसके बाद उसने उन्हें अपना पूरा प्लान बताया, जिसे सुन सब लोग हैरान थे। अरमान को तो खुद पे ही नाज हो रहा था कि उसने एक स्मार्ट लड़की से शादी की है। वो अपने मन में बोला, मुझे नहीं पता था वाइफी कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। लेकिन फिर उसको याद आया और उसका चेहरा डार्क हो गया और वो अपने आप से ही बोला, लेकिन वाइफी पनिशमेंट तो अभी मिलेगी, तुमने कैसे उस आदमी को टच किया। तभी नील बोला, बॉस ये समझ आ गया, लेकिन वो बॉम्ब जो कॉटेज में लगा था वो क्या हुआ। उसकी बात पे राउकेटन उसको बताया, का सारा प्लान क्वीन ने खुद एग्जीक्यूट किया है और आज वो खुद यह आई थी इस मामले को संभालने के लिए। उसके बाद उसने उन्हें अपना पूरा प्लान बताया, जिसे सुन सब लोग हैरान थे। अरमान को तो खुद पे ही नाज हो रहा था कि उसने एक स्मार्ट लड़की से शादी की है। वो अपने मन में बोला, मुझे नहीं पता था वाइफी कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो। लेकिन फिर उसको याद आया और उसका चेहरा डार्क हो गया और वो अपने आप से ही बोला, लेकिन वाइफी पनिशमेंट तो अभी मिलेगी, तुमने कैसे उस आदमी को टच किया। रात भर में यह न्यूज पूरे ऐसा में आग की तरह फैल गई थी, जिसे बिजनेस वर्ल्ड में एक बार फिर से तहलका मचा दिया था। सब लोग ये सोच रहे कि ऐसा कौन सा इंसान है जिसे पंगा लेने से कोई भी बच नहीं पा रहा है। अभी कल ही ध्रुव सिन्हा की, आज सुबह ध्रुव सिन्हा के बारे में ट्रेंड चल रहा था और अब एक और बिजनेसमैन के बारे में न्यूज आ रही थी। वही एक अंधेरे कमरे में बैठा आदमी यह न्यूज देख गुस्से से सभी सामान को फेंक रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। वो एक फ्लावर पॉट को दीवार पे फेंकते हुए बोला, कैसे कैसे वो बच गया। इतनी प्लानिंग के बाद भी वो अरमान बच गया। पता करो कि बॉम्ब डिफ्यूज कैसे हुआ। उसके ये कहते ही वही साइड में खड़ा उसका असिस्टेंट बोला, बॉस हमने पता किया है, किसी ने बॉम्ब के में वायर को काट दिया था, जिसे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं हुआ। बॉस सीसीटीवी फुटेज को चेक करने पे पता चला कि आखिरी बार मिस्टर बजाज ही कॉटेज के अंदर गए थे, जिसे साफ पता चलता रहा कि बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले मिस्टर बजाज हैं। उसकी बात पे वो आदमी बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, जरूर कुछ छूट रहा है। वो आदमी तो एक नंबर का बेवकूफ था। सीसीटीवी फोटोज लेकर आओ। जी सर। ये बोल वो आदमी अपने माथे के पसीने को साफ करते हुए उस रूम से निकल जाता है। दूसरी तरफ रूह अपने कमरे आराम से बेड पे सोई हुई थी। अचानक उसे किसी का हाथ अपने शरीर पे रेंगते हुए महसूस होने लगा तो उसने झटके से अपनी आंख खोल दी और सामने की तरफ देख, जहां पे अरमान का चेहरा उसके चेहरे के बेहद करीब था और झुका हुआ था, जिसे देख रूही झटके से उठा गई। तभी उसके मुंह से एक आह की आवाज आई, क्योंकि जल्दी जल्दी उठने के चक्कर में उसका सर अरमान के सर से टकरा गया था, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। लेकिन फिर जल्दी ही खुद को नॉर्मल करते हुए वो अरमान की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम मेरे कमरे में आए कैसे। उसके सवाल को सुन अरमान बोला, वाइफी आज हमारी फर्स्ट नाइट, तो मेरा आना बनता है न, क्यों तुम भूल गई को आज हमने शादी की है।
उसको सुहागरात वाली बात सुन रूही का खून ही सूख गया। वो तो भूल ही गई थी शादी हुई है और अब डेविल को सरदार उसका पति परमेश्वर है। वो अपनी हकलती हुई आवाज में बोल, सुहाग रात हमारी सुहाग रात है। अरमान को रूही का चेहरा देख अंदर ही अंदर बहुत मजा आ रहा, लेकिन उसने अपने फेस से यह शो नहीं होने देता है। उसके बाद रूही के गाल को प्यार से सिंहलत हुए बोला, हाँ आज हमारी सुहाग रात है इसलिए तो मैं आया हूँ। ये बात जितनी आसानी से अरमान ने बोला था उतना बड़ा बॉम्ब रूही पे फूटा था। उसके रिएक्शन को अरमान बोला, चलो वाइफी सुहाग रात मनाते हैं। उसकी बात पे रूही हकलाते हुए बोली, अरमान देखो ये सब अभी ठीक नहीं है, अभी तो हमारी शादी पब्लिक इस आगे। वो कुछ बोलती अरमान ने उसके होठ पे अपने होठ रख उसे किस करने लगा। रूही तो एकदम से फ्रीज हो गई थी, उसका माइंड एक बार फिर ब्लैंक हो गया। वही अरमान जिसने रूही को सिर्फ परेशान करने के मकसद से किस किया था, लेकिन अब खुद भी इस किस में खो गया था। जब उसने देखा कि रूही अपना मुंह नहीं खोल रही तो वो उसने चिढ़कर उसके होठ पे बाइट कर लिए, जिससे रूही लौह खुल गया। उसी के साथ रूही अपने होश में आई और अरमान को खुद से दूर करने लगी, लेकिन अरमान पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा। वही अब धीरे धीरे रूही भी बहकने लगी थी और वो भी अरमान के किस में इन्वॉल्व हो गई थी। वही जब अरमान को रियलाइज हुए कि रूही भी उसका साथ दे रही है तो वो खुश हो गया और पैशनेट तरीके से रूही के किस करने लगा। लगभग 10 मिनट बाद अरमान ने रूही को छोड़ा क्योंकि उसे सांस लेने अब दिक्कत होने लगी थी। अरमान रूही के बालों को सहलाते हुए बोला, रिलैक्स वाइफी। उसका सर अपने सीने पे रख लेता है और उसे लेकर बेड पे लेट जाता है। अरमान जानता था कि रूही अभी छोटी है और अभी अपना पढ़ाई पे फोकस कर रही है, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा था। रूही भी उसे इस बारे में बात नहीं करने वाली थी क्योंकि उसे पता था अगर उसने एक भी शब्द बोला तो अरमान फिर से उसे छेड़ने लगेगा, और आज के मिशन की वजह से वो बहुत थक गई थी, इसलिए अरमान को सोने पे ही सर रख के सो गई। जब अरमान को अपने सीने पे रूही की गहरी सांस महसूस हुई तो वो समझ गया कि रूही सो चुकी है। वो ऐसे ही रूही को देखते हुए बोला, क्या हो तुम, कितनी आसानी किसी को भी बर्बाद करने की ताकत रखती हो। किसी की कमजोरी पे कैसे वार करना है ये तुम्हें अच्छे से पता है। क्या है तुम छुपा रही हो और कैसे तुम अंडरवर्ल्ड क्वीन बनी। ऐसे बहुत से सवाल अरमान के मन में चल रहे थे, लेकिन उसके जवाब सिर्फ और सिर्फ रूही के पास था। वही वो आदमी कब से सीसीटीवी फुटेज को देख रहा था, लेकिन अब तक उसे कोई भी क्लू नहीं मिला था। वो अपने लैपटॉप को जमीन पे फेंकते हुए बोला, अरमान मालिक बहुत हो गया, ये लुका छुपी का गेम अब वार होगा, वो भी सामने से। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगता है। उसकी हंसी की गूंज उस पूरी जगह के माहौल को डरवानी बना रही थी। अगली सुबह रूही की जब आंखें खुली तो उसने खुद को किसी पत्थर जैसे चीज पे अपना सर रख हुआ था। जब उसने अपने चेहरे को नीचे करके देखा तो वो देखती वो किसी के सीने पे अपना सर रखा है। उसके बाद वो अपना चेहरे ऊपर करके देखती है जहां उसे अरमान का सोता हुआ मासूम चेहरा दिखा, जो कि सोते हुए बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम था। अरमान सोते हुए बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह दिख रहा था। रूही थोड़ा से ऊपर उठ उसके माथे पे किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड। ये बोल वो जैसे ही अलग होने को हुई वैसे ही अरमान ने उसकी कमर पे अपनी पकड़ कस दी और झटके से उसको अपने नीचे कर लिया, जिससे रूही शॉक हो गई। अगली सुबह रूही की जब आंखें खुली तो उसने खुद को किसी पत्थर जैसे चीज पे अपना सर रख हुआ था। जब उसने अपने चेहरे को नीचे करके देखा तो वो देखती वो किसी के सीने पे अपना सर रखा है। उसके बाद वो अपना चेहरे ऊपर करके देखती है जहां उसे अरमान का सोता हुआ मासूम चेहरा दिखा, जो कि सोते हुए बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम था। अरमान सोते हुए बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह दिख रहा था। रूही थोड़ा से ऊपर उठ उसके माथे पे किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड। ये बोल वो जैसे ही अलग होने को हुई वैसे ही अरमान ने उसकी कमर पे अपनी पकड़ कस दी और झटके से उसको अपने नीचे कर लिया, जिससे रूही शॉक हो गई। रूही समझ नहीं आया कि एक पाल में क्या हुआ कि तभी अरमान ने उस होठ पे अपने होठ को रख देता था और उसे किस करने लगता है। रूही तो पूरी तरह से ब्लैंक हो गई कि अभी अभी हुआ क्या, लेकिन जैसे ही अरमान ने उसे बाइट किया वो अपने सेंस में वापस आए। तब तक अरमान रूही के होठों से दूर हुआ, लेकिन उसके ऊपर वॉइस ही रहता है। अरमान अलनी मैग्नेटिक आवाज में बोला, वाइफी गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं एंड बिलीव मी टुडेज मॉर्निंग इज रियली गुड फॉर मी। ये वो उसके माथे पे किस कर देता है।
उसके बाद उसके ऊपर से हट जाता है। उसके हाथे ही रूही भी सीधी होके बैठ जाती और उसे घूरते हुए बोली, आप कब उठे और आपने मुझे बिना ब्रश किए ही किस कर दिया, कितने गंदे हैं आप। ये बोल वो अपना मुंह बना लेती तो वही उसकी बात सब अरमान उसे देखने लगा और उसका जवाब देते हुए बोला, वाइफी में तो तभी उठ गया जब तुमने मुझे किस किया था, और रही बात तुम्हें बिना ब्रश के किस करने की तो माय डियर स्वीट लिटिल वाइफी, मेरा जब मन करगा, जैसे मन करगा, जहां मन करगा मैं तुम्हें किस करूंगा एंड यू कांट स्टॉप मी। ये बोलते अरमान की आवाज में एक अलग ही अफेक्शन और चर्म था, जिसे कि करना अरमान की इन कुछ लाइन ने भी रूही को ब्लश करने वो मजबूर कर दिया, जिस कारण उसके गाल एकदम लाल हो गए थे, जिसे महसूस कर रूही जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। उसके भागने की स्पीड को देख अरमान हैरान था, लेकिन उसके होठ पे हल्की मुस्कान आ जाती है। वही रूही अपनी सांसों को कंट्रोल कर मिरर के सामने खड़ी होती है और अपना चेहरा देखती है जो कि बहुत लाल था। ये देख रूही बोली, हे भगवान, मिस्टर हस्बैंड तो बहुत ही बेशर्म है। उसके बाद वो भी फ्रेश होने लगती है। थोड़े टाइम बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। रूही अपना छोटा सा निकल पूरे रूम में एक नज़र देखती है। जब उस कोई नहीं दिखता तो वो जल्दी से क्लोजेट में भाग जाती है। रूही ने इस वक्त सिर्फ बाथरोब पहना हुई थी। सुबह जल्दी जल्दी में वो अपने कपड़े ले जाना ही भूल गई थी। रूही क्लोस्टेट रूम में आने के बाद अपने सीने पे हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, हाय बच गई, अच्छा हुआ कि मिस्टर हस्बैंड चले गए। उसके बाद वो भी जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए रेडी होने लगती है। रूही रेडी होके सीधा हॉल में आती है और रूही के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी। रूही आर्यन की तरफ आते हुए उसे गुड मॉर्निंग वॉइस करती है और आगे बोली, भाई ईशान भाई कैसे है। उसकी बात ले आर्यन बोला, ईशान अब ठीक है, आज उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये सुन रूही बहुत खुश होती है और आर्यन की तरफ देख बोली, भाई हम साथ में चलेंगे ईशान भाई को लेने। आर्यन रूही के बात पे हाँ में अपना सर हिला देता है तो वही सुनीता का मुंह बन जाता है। रूही जब से नीचे आई थी उसने नोटिस किया कि प्रिया एक तक कहीं देख रही है। तभी उसके कान में किसी आई, जिसे सुन रूही चौंक कर अपने पीछे वाले सोफे पे देखती है जहाँ पे अरमान किंग की तरह बैठा था। अरमान रूही की तरफ देख बोला, चलो अब तुम आ गई हो, हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ये बोल वो उसके हाथ के पकड़ डाइनिंग टेबल पे ले आया और उसके लिए चेयर खींचता है, जिसे देख रूही हल्के सा मुस्कुरा देती है। आर्यन भी रूही के बगल वाली हेड चेयर पे बैठ जाता है और अरमान रूही के दूसरी साइड बैठ जाता है। ये देख प्रिया का खून खोल रहा था, उसका दिल कर रहा था कि वो अभी के अभी रूही की जान ले ले, मगर वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी। वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती है और अरमान से 2-3 चेयर दूर होके बैठ जाती है, क्योंकि आर्यन को नहीं पसंद था कि कोई भी उन लोग के आसपास भी बैठे, इसलिए प्रेम जी भी आर्यन से दूसरी तरफ वाले हेड चेयर पे बैठे थे। प्रेम जी कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे। आर्यन और अरमान दोनों ही बारी बारी रूही को कुछ न कुछ सर्व कर रहे थे। रूही आर्यन की तरफ देख बोली, भाई नेक्स्ट वीक हमारे कॉलेज में फ्रेशर है और मैं इसके लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं और मुस्कान ने डांस प्रोग्राम में हिस्सा किया है। रूही के मुंह से मुस्कान का नाम सुन उसे पार्टी वाले दिन की याद आ जाती है। जन मुस्कान रूही के बर्थडे पार्टी में आई थी, यह सोच उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अरे भाई इस चक्कर में ये भी भूल गई मुझे कॉलेज जाना है। ये बोल वो उठ के जाने लगती है। तभी अरमान बोला, रुको मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। उसकी बात सुन रूह अपना सर हिला देती है और अपना बैग लेने कमरे में चली जाती है। रूही अपन बैग लेकर नीचे आती है और अरमान के साथ निकल जाती है। वही प्रिया बस उसका मुंह देख रह जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे ले एक डेविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि आर्यन की नज़र से नहीं छुपी थी। आर्यन किसी को कुछ मैसेज कर देता है और वो भी घर से बाहर निकल जाता है। वही कार में अरमान रूही की तरफ देख बोला, वाइफी लड़कों से दूर रहना और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल करना, और हाँ सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। अगर मैं तुम्हें किसी भी लड़के के देखा तो पनिशमेंट ले लिए रेडी रहना। उसकी बातों से रूही को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो पहली बार कॉलेज जा रही है। रूही अरमान की तरफ देख बोली, मिस्टर हस्बैंड मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और हाँ आज मुझे लेने आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे डांस प्रैक्टिस भी करना है। इसी के साथ वो लोग कॉलेज पहुँच जाता है। रूही एक नज़र बाहर की तरफ देखती है, उसके बाद अरमान के गाल पे एक बेबी किस कर उसे दूर हो जाती है।
लेकिन इस किस्से से अरमान के चेहरे पे एक हल्की मुस्कान आ जाती है और वो कार का डोर ओपन करता है। जो स्टूडेंट अपने कॉलेज में इस कार को देख रहे थे, जब उन लोगों ने अरमान को देखा तो बहुत हैरान थे, लेकिन जब उन लोगों ने देख कि अरमान ने पैसेंजर सीट का डोर खोला है तो वो हैरानी और बड़ी हो गई, क्योंकि कार से रूही निकली थी। वही दो लोग ऐसे थे जिन्हें रूही और अरमान को देख गुस्से से पागल हो रहे थे। ये लोग कोई और नहीं, सानिया और सूरज थे। रूही एक नज़र बाहर की तरफ देखती है, उसके बाद अरमान के गाल पे एक बेबी किस कर उसे दूर हो जाती है। लेकिन इस किस से अरमान के चेहरे पे एक हल्की मुस्कान आ जाती है और वो कार का डोर ओपन करता है। जो स्टूडेंट अपने कॉलेज में इस कार को देख रहे थे, जब उन लोगों ने अरमान को देखा तो बहुत हैरान थे, लेकिन जब उन लोगों ने देख कि अरमान ने पैसेंजर सीट का डोर खोला है तो वो हैरानी और बड़ी हो गई, क्योंकि कार से रूही निकली थी। वही दो लोग ऐसे थे जिन्हें रूही और अरमान को देख गुस्से से पागल हो रहे थे। ये लोग कोई और नहीं, सानिया और सूरज थे। जहां सानिया गुस्से और नफरत के साथ रूही को देख रही थी, तो वही सूरज भी अरमान को देख रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो रूही को अभी के अभी अरमान से अलग कर दे, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि हर कोई अरमान के बारे में जानता था एक वो कितना क्रूएल है। उसे ये बर्दाश्त नहीं कि कोई भी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में इंटरफेयर करे। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता तो अरमान उसको ऐसे गायब करता था जैसे वो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वही अरमान की नज़र जब सूरज पे गई तो उसकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा था, क्योंकि सूरज की नज़र इस वक्त रूही पे ही थी। उसकी आंखों में कुछ तो अलग था जिसे शायद अरमान समझ चुका था, लेकिन फिर वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। रूही के फोरहेड पे किस वो वहां से निकल जाता है। उसकी इस हरकत से रूही के चेहरे पे हल्की लालिमा आ जाती है। फिर वो भी अपनी क्लास की तरफ चली जाती है। वो अभी कॉरिडोर में ही थी कि तभी उसके सामने सानिया आ जाती और वो रूही की तरफ देख बोली, तुम कितनी गिरी हुई लड़की हो जो लड़कों को उनके पैसे के लिए उनके बिस्तर तक चली जाती है, और अरमान के करीब भी तक ऐसे ही गई हो न, लेकिन बहुत जल्द वो मेरा होगा, क्योंकि मेरी शादी उसे फिक्स हो चुकी है। उसकी बात पे रूही कोरली हंसते हुए बोली, लगता है तुम्हारा मन उसके छोटे भाई से भरा नहीं है जो तुम मेरे बॉयफ्रेंड पे नजर है। जैसे ही रूही के मुंह से अरमान के छोटे भाई का नाम निकाला, वो अपनी जगह पे थम गई। उसके माथे वो ठंडा पसीना बहने लगा था। वो हकलाते हुए बोली, तू तुम तुम्हारा का कहने का मतलब क्या है? उसकी बात ले रूही बोली, वही जो तुम सोच रही हो। रूही ने जवाब दिया और आगे बोली, तुम्हें क्या लगा था तुम मेरे बॉयफ्रेंड पे अपनी नज़र डालोगी और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? व्हाट अ जोक। एंड बाय द वे, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता, तो अपनी इस घटिया सोच को अपने तक रखो। उसके बाद वो वहां से निकल जाती है। वही सानिया उसे गुस्से और डर के मिले जुले भाव के साथ देख रही थी। वो तुरंत किसी को कॉल करती है और बोलती, सोहिल, इस लड़की को हमारे बारे में सब कुछ पता है। अब ये लड़की हमारे और हमारे मकसद के लिए खतरा बन रही है। दूसरी तरफ से सोहिल कुछ कहता है, जिसे सुन के बाद उसके चेहरे पे एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। वो सोहिल की तरफ देख बोली, यू आर वेरी इंटेलिजेंट सोहिल। उसके बाद वो कॉल रख देती है और अपने क्लास की ओर चली जाती है। दूसरी तरफ अरमान ने सानिया की सभी बातों को सुन लिया था। उसके चेहरे पे एक एविल स्माइल आ जाती है। वो अपने फ़ोन में एक फ़ोटो को देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था मेरा छोटा सौतेला भाई इतना इंटेलिजेंट है। ये बोल वो हंसने लगता है। उसके बाद किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और बोलता है, एवरी एक्शन हैव एन इक्वल रिएक्शन बट अकॉर्डिंग टू अरमान एवरी एक्शन हैव एन इक्वल रिएक्शन इन मल्टीपल टाइम। ये बोल वो अपने फ़ोन में रूही के फ़ोटो को किस करते हुए बोला, वाइफी, कोई भी तुम्हें हट और होम करने की कोशिश करेगा तो सबसे पहले मुझे पाएगा। ये बोलते वक्त उसकी आंखों में जुनून दिख रहा था। उसके लिए रूही सिर्फ उसका प्यार नहीं बल्कि उसके पागलपन की वो हद थी जिसका कोई एंड नहीं था। रूही के लिए अरमान को एक पाइस्टो बुलाना कोई गलत नहीं था। वही रूही अपने क्लास में लेक्चर ले रही थी। उसके क्लास में इस वक्त सिर्फ प्रोफेसर की आवाज़ आ रही थी। तभी एक और आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, तो सबने गेट की तरफ देखा जहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की देखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। कंधे से नीचे आते बाल, काली आंखें जिसमें एक अलग ही चमक था, होठों पे पिंक लिप ब्लैक कुर्ती, एक हाथ में घड़ी और दूसरे में हाथ में ब्रेसलेट जिसमें डायमंड का वर्क किया गया था। देखने वो लड़की भी बहुत ही सुंदर थी। उस लड़की को देख सब उसे देखते रह गए, क्योंकि वो इस लुक में बहुत क्यूट लग रही थी।
वही उसे देख दो लोग बहुत ही ज्यादा हैरान थे। ये दो लोग कोई और नहीं बल्कि रूही और मुस्कान थे। रूही मुस्कान की तरफ देख बोली, ये यहाँ क्या कर रही है? उसकी बात वो मुस्कान बोली, उसने मुझे आज सुबह ही बताया था कि यह मुझे और तुम्हें एक सरप्राइज देगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये सरप्राइज की जगह पूरा का पूरा बॉम्ब हमारे ऊपर ब्लास्ट करेगी। वही वो लड़की रूही और मुस्कान देख एक बड़ी स्माइल करती हैं। वो लड़की की आवाज से सब लोग अपने होश में आते हैं जो बोल रही थी, सिर कैन आई कम? उसके बाद पे प्रोफेसर अपनी सरहा में हिला देते हैं। इनका लेक्चर अभी कुछ देर पहले ही स्टार्ट हुआ था, जिस करना उस लड़की को एंट्री लेने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। वो लड़की सीधा रूही और मुस्कान के पीछे वाली सीट पे बैठ जाती है। उसके बाद प्रोफेसर फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक गहरे बाद जैसे ही प्रोफेसर का लेक्चर खत्म होता है तो रूही और मुस्कान दोनों ही उस लड़की के कान को पकड़ के मोड़ देती हैं। मुस्कान उसकी तरफ देख बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? उसकी बात पे वो लड़की जिसे दर्द हो रहा था वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, भजन कीर्तन करने आई थी। उसकी बात पे मुस्कान बोली, कोई कॉलेजरीन भजन कीर्तन करने आता है क्या? उसकी बात पे वो लड़की बोली, जब पता है तो अब मुझे छोड़ो भी। उसकी बात ले रूही बोली, राही तुम्हें यही कॉलेज मिला था एडमिशन के लिए? उसकी बात पे राही बोली, क्या रूह यह मुस्कान ना कि बाला यहाँ पे एडमिशन ले सकती हैं, तुम्हें क्यों नहीं? और वैसे भी हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। राही सिंह परिवार की एक लौटी बेटी है जिसे उसके परिवार वाले बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखते हैं। ये भी रूही के गैंग के एक मेंबर हैं। ये रूही को पिछले 3 साल से जानती हैं क्योंकि रूही ने एक बार इसकी मदद की थी इसे बचाने में। तब से ही यह रूही को अपनी बड़ी बहन के जैसे ही मानती थी। राही रूही के गैंग की सबसे चुलबुली और मस्तीखोर लड़की है। एक गहरे बाद जैसे ही प्रोफेसर का लेक्चर खत्म होता है तो रूही और मुस्कान दोनों ही उस लड़की के कान को पकड़ के मोड़ देती हैं। मुस्कान उसकी तरफ देख बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? उसकी बात पे वो लड़की जिसे दर्द हो रहा था वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, भजन कीर्तन करने आई थी। उसकी बात पे मुस्कान बोली, कोई कॉलेजरीन भजन कीर्तन करने आता है क्या? उसकी बात पे वो लड़की बोली, जब पता है तो अब मुझे छोड़ो भी। उसकी बात ले रूही बोली, राही तुम्हें यही कॉलेज मिला था एडमिशन के लिए? उसकी बात पे राही बोली, क्या रूह यह मुस्कान ना कि बाला यहाँ पे एडमिशन ले सकती है, तुम्हें क्यों नहीं? और वैसे भी हम लोग एक दूसरे को जानते हैं। राही सिंह परिवार की एक लौटी बेटी है जिसे उसके परिवार वाले बिल्कुल प्रिंसेस की तरह रखते हैं। ये भी रूही के गैंग के एक मेंबर हैं। ये रूही को पिछले 3 साल से जानती हैं क्योंकि रूही ने एक बार इसकी मदद की थी इसे बचाने में। तब से ही यह रूही को अपनी बड़ी बहन के जैसे ही मानती थी। राही रूही के गैंग की सबसे चुलबुली और मस्तीखोर लड़की है। उसके बाद वो भी रूही और मुस्कान के साथ डांस कंपटीशन के लिए अपना नाम दे देती हैं। उसके बाद वो लोग डांस प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस रूम में चली जाती हैं, जहाँ पे डांस के सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे। वो लोग अभी आते ही थे कि तभी रूही का फ़ोन बजा उठा। उसने जब नंबर देखा तो उसकी आंखें छोटी हो गई और वो अपने फ़ोन को पिक करने के लिए साइड में चली जाती हैं। रूही जैसे ही फ़ोन पिक करती है तो दूसरी साइड से आवाज़ आती है, बॉस कुछ लोग इस कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। उसकी बात पे रूही की आंखें एकदम सर्द हो जाती हैं और वो सिर्फ 2 शब्द में जवाब देती हैं, आती हूँ। और फ़ोन कटकर मुस्कान और राही के पास आती हैं और उन्हें सब बात देती हैं और वहाँ से बाहर की तरफ चली जाती हैं। उसके प्रैक्टिस रूम से निकलते ही सानिया जो उस पे नज़र रख रही थी वो जब उसे बाहर जाते हुए देखती है तो किसी को कॉल करके बोलती है वो अभी कॉलेज से निकल रही हैं। उसके बाद वो फ़ोन रख बोली, आज तुम्हारा आखिरी दिन है रूही। रूही का नाम उसने मुंह बनाकर बोली थी। रूह जैसे कॉलेज के बाहर निकलती है तो उसके से एक ब्लैक कार थी जो को लिमिटेड एडिशन थी। ये कार रूही की थी जो हमेशा से कंपनी में ही रहता है। क्योंकि आज सुबह रूही अरमान के कार से आई थी इसलिए उसने कंपनी से अपनी कार मंगवा लिया। रूही कार के बैक सीट पे बैठ जाती है और कार का पार्टीशन क्योंकि रूही को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी उसका चेहरा देखे इसलिए उसने कार में बैठने से पहले ही मास्क कैप और गॉगल्स से खुद को कवर कर लेती है। तभी ड्राइवर पार्टीशन को नॉक करते हुए बोला, बॉस कुछ लोग हमारा पीछा कर रहे हैं। उसकी बात पर रूही कुछ नहीं बोली, जिसका मतलब समझ के ड्राइवर कार को स्पीड में निकाल देता है।
रूही की कार इस समय बहुत ही स्पीड में चल रही थी। वही जो कार उनका पीछा कर रही वो लोग भी आप कार स्पीड बढ़ा देते हैं। तभी एक ट्रक जो कि लेफ्ट साइड वाले रोड से आती उसका निशाना रूही की गाड़ी थी, लेकिन जैसे ही ड्राइवर की नज़र उस जगह पे गई तो उसने और तेज कार की स्पीड बढ़ा दी थी, जिससे रूही की कार तो उस ट्रक से बच गई, लेकिन उनके पीछे आ रही कार का एक्सीडेंट हो जाता है। रूही जब यह नज़ारा देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये सब किसका की हुआ है। उसने किसी को कॉल किया और ऑर्डर देते हुए बोली, सानिया का वीडियो को वायरल कर दो, ये काम 6 बजे तक हो जाना चाहिए। और हाँ, एक बात, सोहेल वाले वीडियो को छोड़ के बाकी सारी वीडियो वायरल कर दो। याद रखना, चाहे जो हो जाए यह वीडियो तब तक इंटरनेट से हटना नहीं जब मैं न चाहूँ। सामने से आवाज़ आती, बॉस कम हो जाएगा। उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। रूही अपने मन में बोली, सानिया तेरा खेल खत्म, अब तू देख तेरे साथ मैं क्या करती हूँ। उसके बाद उसने एक बार फिर से किसी को कॉल किया और बोली, आज रात तक मुझे रस्तोगी ग्रुप ले शेयर को गिरा दो और यह बात मार्केट में फैला दो, जो भी उनकी मदद करेगा वो सीधी एरो कंपनी से पंगा लेगा। ये बोल वो फ़ोन कट कर देती है। वो लोग अब भी आगे जा रहे थे कि तभी उन्हें अपने कार के आगे कुछ गाड़ी को टुकड़े हुए देखा, जिसे देख उसे चेहरे पे एक एविल स्माइल आ जाती है। वो अपने दर की तरफ देख बोली, अंकल चाहे कुछ भी ही जाए आप कार से बाहर मत आना। उसके बाद वो भी अपने कार से बाहर निकल जाती हैं। उसको बाहर आते देख वो सभी आदमी उसके पास आते हैं। उनमें से एक आदमी अपने दूसरे आदमी की तरफ देख बोला, चलना, वैसे हमें इसके रेप करके मरने का पैसा मिला है। वही दूसरा आदमी बोला, सही कहा तूने, इसके बहुत मजा आएगा। ये बोल वो भी हंसने लगा। वो आगे जाते हुए रूही को जैसे ही छूने को हुआ तभी उस पूरी जगह पे एक क्रैक की आवाज आई। तो सबने जब उस तरफ देखा तो रूही ने उस लड़के के कलाई को ट्विस्ट कर दिया था, जिससे वो लड़का दर्द से चीख उठा। उसके बाद रूही ने जल्दी से अपने जेब से एक पॉकेट नाइफ निकाला और बिना वक्त गवाए उससे लड़के जुबान को उसके मुंह से अलग कर दिया। इसके करना एक बार फिर वो आदमी चीख इस बार की पिछले वाले से ज्यादा भयानक थी। वहां खड़े सभी लोग डर गए थे, लेकिन तभी वो सभी आदमी रूही पे अटैक करने लगे थे, लेकिन कोई भी रूही को छू भी नहीं पा रहा था। रूही की फाइटिंग स्किल और उसके फास्ट रिएक्शन देख वो सभी हैरान थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि एक लड़की में इतनी ताकत कहाँ से आई है, क्योंकि रूही उनके हैं वार का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी। तभी वहां पे कहीं से कुछ गार्ड्स ने आके उन आदमी को संभाल लेते हैं। रूही उनकी तरफ एक नज़र देखती है, फिर वहां से निकल जाती है। थोड़े टाइम रूही की कार एक 80 मंजिला बिल्डिंग के सामने आके कार रुकती है। रूही अपने चेहरे पे मास्क लगाए हैं उस कंपनी में चली जाती है। इस समय रूही के चेहरे पे कोई भी भाव नहीं था, उसकी आंखें सर्द और औरा बॉसी था। जो भी उसे देखता अपने आप ही खड़े होने पे मजबूर हो जाता था। तभी रूही के पास एक लड़का आता है, बॉस मैंने सभी डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के लोग को बुला लिया है, उनमें से कोई है जिसने हमारे डिजाइन को चुरा के हमारी रिवाल कंपनी को से दिया है। उसकी बात पे रूही कुछ नहीं बोलती, बस वहां से सीधा मीटिंग रूम चली जाती है, जहां ले पहले ही से लोग बैठे हुए थे। जैसे ही उन लोग ने डोर ओपन होने की आवाज आती है, जहां पे रूही का असिस्टेंट राज खड़ा था और वो मीटिंग रूम में सभी तरफ देखते हुए बोला, बॉस आ गई हैं। तभी केबिन में रूही आती है। रूही को देखते हैं वहां पे मौजूद सभी लोग के माथे से ठंडा पसीना आने लगा था। वहां पे किसी को समझ नहीं आता है था कि रूही में ऐसा क्या है, तो उसका प्रेजेंस से लोग अपने आप ही उसके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। रूही मीटिंग रूम आते हैं, क्वीन साइड चेयर पे बैठ जाती है। उसके बैठ ही वो एक नज़र सबको देखता है, उसके बाद सबको बैठने का इशारा करती है। जहां ले पहले ही से लोग बैठे हुए थे। जैसे ही उन लोग ने डोर ओपन होने की आवाज आती है, जहां पे रूही का असिस्टेंट राज खड़ा था और वो मीटिंग रूम में सभी तरफ देखते हुए बोला, बॉस आ गई हैं। तभी केबिन में रूही आती है। रूही को देखते हैं वहां पे मौजूद सभी लोग के माथे से ठंडा पसीना आने लगा था। वहां पे किसी को समझ नहीं आता है था कि रूही में ऐसा क्या है, तो उसका प्रेजेंस से लोग अपने आप ही उसके रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। रूही मीटिंग रूम आते हैं, क्वीन साइड चेयर पे बैठ जाती है। उसके बैठ ही वो एक नज़र सबको देखता है, उसके बाद सबको बैठने का इशारा करती है। उसके इशारा करते ही सभी लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते हैं। रूही उन सब की तरफ देख बोली, एक सवाल और, जिनसे भी किया है वो सीधे से सामने आ जाना, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगर मैंने पकड़ा तो याद रखना उसकी सजा बहुत है दर्दनाक होगी। उसकी बातें सुन सब लोग के अंदर तक डर से भर जाते हैं। रूही अपने कोल्ड आवाज में बोली,
किसने हमारी डिजिंग को चुरा है और जिसने भी यह काम किया वो सीधे से मेरे सामने आ जाए। लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं आते हैं। फाइन, अब मुझे ही ढूंढना होगा। ये बोल वो अपने रूही उन सब की तरफ देख बोली, एक सवाल और जिनसे भी किया है वो सीधे से सामने आ जाना तो शायद मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन अगर मैंने पकड़ा तो याद रखना उसकी सजा बहुत है दर्दनाक होगी। उसकी बातें सुन सब लोग के अंदर तक डर से भर जाते हैं। रूही अपने कोल्ड आवाज में बोली, किसने हमारी डिजिंग को चुरा है और जिसने भी यह काम किया वो सीधे से मेरे सामने आ जाए। लेकिन कोई भी उसके सामने नहीं आते हैं। फाइन, अब मुझे ही ढूंढना होगा। ये बोल वो अपने चेयर से खड़ी हुई मीटिंग रूम से बाहर चली जाती है। वहां पे बैठे दो लोग के चेहरे पे एक शातिर स्माइल आ जाती है, लेकिन उन लोग को कोई देखे उसे पहले ही वो दोनों आप मुस्कुराहट को छुपा लेते हैं। वही रूही अपने केबिन में आती है और उसके पीछे पीछे राज भी आता है। राज रूही की तरफ देख बोला, बॉस अब क्या करेंगे, क्योंकि इन लोग ने तो सीसीटीवी को भी बंद किया था जिससे के कारण कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। उसकी बात पे रूही ने डेविल स्माइल के साथ बोली, बस देखते जाओ, जिसने भी यह किया है उसके साथ साथ कैसे मैं उस कंपनी को बर्बाद करती हूँ जिसने ये काम करवाया है। रूही की बात सुन राज क्यूरियस होते हुए बोला, बॉस आप क्या करने वाली हैं? रूही ने डेविल स्माइल के साथ बोली, जस्ट वेट एंड वॉच। उसके बाद वो राज को केबिन से बाहर भेज देती हैं। रूही जल्दी से अपना लैपटॉप ओपन कर उसमें एक एप्लीकेशन को चालू करती है जिसमें उसके ऑफिस में कुछ सीक्रेट कैमरा लगा हुआ। ये सिचुएशन रूही ने अपने पिछले जन्म में भी फेस किया था और उसे ये भी पता था कि यह सब करने वाला कौन है, लेकिन पिछले जन्म में रूही ने सिर्फ इन लोग को सजा दी थी जिसने डिजाइन को चोरी किया था। लेकिन इस बार वो उसे कंपनी को पूरी तरह से दिवालिया कर देगी ताकि अगली बार कोई भी कंपनी रूही के कंपनी के साथ ऐसा कुछ करने से पहले 100 बार सोच ले। रूही को अब यह अच्छे से जानती थी कि कुछ लोग को उनकी रेपुटेशन के साथ साथ लग्जरी लाइफ भी बहुत अच्छी लगती थी, इसलिए वो अब ये कदम उठाकर उस कंपनी को बर्बाद कर ये एग्जाम्पल सेट करेगी कि कोई भी अगर उसके कंपनी से किसी भी तरह का चीटिंग या फिर कोई भी गलत करने की कोशिश करेगा तो रूही उससे एक झटके में उसकी दुनिया पलट देगी। रूह ने अपने लैपटॉप पे जल्दी जल्दी कुछ टाइप किए। उसकी टाइपिंग स्पीड बहुत ही तेज थी। रूही की उंगली उस पे बहुत ही स्मूथली चल रही थी। कुछ देर बाद रूही के लैपटॉप स्क्रीन पे एक वीडियो चलने लगा जिसमें दो आदमी डिजाइनर हेड के ऑफिस में से कुछ डिजाइन को लेकर जा रहे थे। तभी उनमें से एक का फोन बजा जिसे देख रूही के चेहरे पे एक डेविल स्माइल आ गई। रूही ने अपने पूरे कंपनी में सीक्रेट कैमरा इंस्टॉल करवाया था जिसे के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। रूही ने जल्दी से अपने लैपटॉप पे कुछ करने लगी। उसके स्क्रीन पे इस वक्त बहुत से कोडिंग दिखाई दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ वो आदमी अपने फ़ोन पे किसी से बात कर रहा था। जब उसने देखा कि उसका वाईफाई बंद है तो वो सबसे पहले अपने वाईफाई को ऑन करता है, जिसके कारण रूही ने इजीली उसके फ़ोन को हैक कर लिए था। रूही ने उसके फ़ोन से सभी इम्पोर्टेंट चीज़ कॉपी कर ली। इसी के साथ उसने उसके फ़ोन जो हैक करके सभी इन्फॉर्मेशन कॉपी किया और उसके फ़ोन को फिर से नॉर्मल कर दी। रूह अनप्रूफ को चेक कर, लेकिन तभी रूही की नज़र एक वीडियो पे गई। रूही ने जब उसे वीडियो को देखा था उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। रूही ने गुस्से अपने दांत पिस लिया। रूही ने तुरंत ही अपने असिस्टेंट को बुलाया और उसे ऑर्डर देते हुए बोली, जाओ और रोहित और मोहित को लेकर आओ। उसकी बात पे राज ने आउना सिर हिला दिया और केबिन से बाहर चला जाता है। करीब 5 मिनट बाद रूही के सामने मोहित और रोहित खड़े थे। उनके चेहरे पे बहुत ही घमंड था। उन्हें अभी ऐसा ही लग रहा था जैसे उनके बारे में रूही को कुछ पता नहीं चलेगा। रूह उनका चेहरे के देख समझ गई थी कि यह दोनों को खुद पर बहुत ही कॉन्फिडेंस है, लेकिन रूही को ऐसे ही लोग पे वार करने में मजा आता था जो उसे अंडर एस्टिमेट करते थे। रोहित रूही की तरफ देख बोला, बॉस अपने ने हमें ये क्यों बुलाया है? उसकी बात से एरोगेंस साफ झलक रही थी। रूही ने उनकी तरफ देख फिर उसने रोहित से पूछा, रिवाल कंपनी से किया पैसा लिया है तुम लोग ने हमारे डिजाइन उनको देने के बदले में? रूही ने तुरंत ही अपने असिस्टेंट को बुलाया और उसे ऑर्डर देते हुए बोली, जाओ और रोहित और मोहित को लेकर आओ। उसकी बात पे राज ने ओंग सिर हिला दिया और केबिन से बाहर चला जाता है। करीब 5 मिनट बाद रूही के सामने मोहित और रोहित खड़े थे। उनके चेहरे पे बहुत ही घमंड था। उन्हें अभी ऐसा ही लग रहा था जैसे उनके बारे में रूही को कुछ पता नहीं चलेगा। रूह उनका चेहरे के देख समझ गई थी कि ये दोनों को खुद पर बहुत ही कॉन्फिडेंस है।
लेकिन रूही को ऐसे ही लोग पे वार करने में मजा आता था जो उसे अंडरस्टैंड करते थे। रोहित रूही की तरफ देख बोला, बॉस अपने ने हमें ये क्यों बुलाया है? उसकी बात से एरोगेंस साफ झलक रही थी। रूही ने उनकी तरफ देख फिर उसने रोहित से पूछा, रिवाल कंपनी से किया पैसा लिया है तुम लोग ने हमारे डिजाइन उनको देने के बदले में? उसके सवाल को रोहित और मोहित के चेहरे के रंग उड़ गए, लेकिन फिर उन लोगों ने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। रोहित ने रूही की तरफ देखा फिर जल्दी ही अपने घबराहट को छुपाते हुए बोला, बॉस यह आप क्या बोल रहे हैं? हम लोग इस कंपनी में पिछले 4 साल से हैं काम कर रहे हैं, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसके इतना कहते ही रूही ने उनके सामने अपने लैपटॉप में उस फुटेज को चलाकर दिखा दिया जिसमें वो दोनों लंच टाइम में डिजाइनिंग हेड के केबिन में जाते हैं और वहां से डिजाइन को चोरी किया था। फिर दोनों ने एक दूसरे को हाईफी देते हुए बोले, अब देखते उस तीखी मिर्ची को कैसे इस कंपनी के सीईओ की चेयर को बचाती है। ये कंपनी भले ही रूही की थी, वो इस कंपनी के फाउंडर थी, जिसके कारण उसने अपने कंपनी में सबको पता था कि फाउंडर को किसी के सामने आना पसंद नहीं है, इसलिए वो कंपनी के सीईओ को अपॉइंट कर रहे हैं। लेकिन ये बात किसी को पता नहीं था कि रूही ही इस कंपनी की मालिक हैं। रूही ने उन दोनों के चेहरे को रंग को उड़ता देख उसने एक डेविल स्माइल के साथ बोली, अब तुम लोग अपना मुंह खोला कि तुमने ये सब क्यों किया। उसकी बात पे रोहित और मोहित जल्दी से उसके पैर में गिर गए, लेकिन जैसे ही उन लोग ने उसके पैर को पकड़ने को हुए रूही 2 कदम पीछे हो गई, जिससे उनके चेहरे पे गुस्सा आ गया। लेकिन फिर भी वो लोग अपना सर झुका के बोले, बॉस प्लीज हम माफ कर दो, हम लालच में आ गए थे। वो लोग आगे कुछ बोलते उसे पहले ही एक बार फिर केबिन का डोर ओपन हुआ। इस बार राज ने कुछ लड़कियों को केबिन लेके आता था। उन्हें देख तो अब रोहित और मोहित के पसीने छूट गए थे। डर से दोनों के चेहरे पीला पड़ गया। उनके एक्सप्रेशंस देख के ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में खून ही ना बचा हो। वो लोग रूही की तरफ देखने लगे जिसके चेहरे पे इन लोग को एक डेविल स्माइल थी। अब उन दोनों को सच में डर लग रहा था। रूही रोहित और मोहित की तरफ देख बोली, कैसे लगा मेरा सरप्राइज? उसके बाद उसने राज को कुछ इशारा किया जिसे समझ राज उन लड़की की तरफ देख बोला, तुम लोगों डरने की जरूरत नहीं है, इन दोनों को बॉस हैंडल कर लेंगी, लेकिन उसे पहले बॉस चाहती है कि तुम लोग इन्हें अपने तरीके से पनिश करो ताकि आगे से कभी भी ये किसी सर के साथ ऐसा ना करे। उन लड़कियों ने रूही की तरफ देखा। उसके बाद किसी ने अपनी सैंडल और किसी ने बेल्ट से रोहित और मोहित को मरते हुए केबिन से बाहर की ले जाने लेगी। उनमें से एक लड़की उसको मरते हुए बोली, तुम दोनों की वजह से हमसे हमारा सब कुछ छीन गया। तभी दूसरी लड़की बोली, बहुत शौक है न तुम लोगों लड़कियों को ड्रग्स देकर उनका एमएमएस बन के ब्लैकमेल करने का। वही पूरी ऑफिस स्टाफ ये सब देख रही थी। वो लोग बहुत ही हैरान थे। बात ये थी कि जब रूही ने रोहित का फोन हैक किया था तब उसने रोहित के सभी डाटा कॉपी कर लिए था, और जब उसने उसे कॉपी को डाटा को चेक किया तो उसकी नज़र उस वीडियो पे चली गई जिसमें रोहित और मोहित दोनों ही लड़कियों के साथ गलत कर रहे थे और फिर उन्हें ब्लैकमेल, ऐसे बहुत से वीडियो उसमें थी जिसे देख रूही को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसके फ़ोन में जितने भी वीडियो थे उनमें से कोई उसके ऑफिस के थे तो कोई बाहर के थे, इसलिए उसने उन लड़कियों को यह उन्हें पनिशमेंट देने के लिए बुलाया था। रूही ने एक रौबदार आवाज में बोली, स्टॉप। उसके स्टॉप बोलते ही सभी लड़कियां रुक गई तो कुछ गार्ड्स ने आगे आके रोहित और मोहित को उठा लिया और उन्हें अपने साथ ले गए। उसके बाद उन लड़कियों ने रूही की तरफ देखा, तभी एक लड़की आगे आते हुए, थैंक यू बॉस हमारा सपोर्ट करने लिए। जब से हमारे साथ यह घटना हुई थी तब से हमारे मॉम और डैड ने हमसे मुंह मोड़ लिया था, उन्हें हम ही गलत लग रहे थे। उन्हें लग रहा कि यह सब जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ये सब में हरा भी बराबर हाथ है। तभी दूसरी लड़की बोली, बॉस हमने तो पुलिस में कंप्लेन करने की भी सोची तो हमारे पेरेंट्स को हमसे ज्यादा अपनी इज्जत को पड़ी थी, लाश बनके रह गए। ऐसे सब ने कुछ न कुछ बोला रहे थे। तभी एक आगे आते हुए बोली, बॉस आपने हमने हमें समझा और हमारा सपोर्ट भी किया, इसलिए आज से हम आपके साथ पूरे होनेस्टी और मेहनत के साथ काम करेंगे ताकि हम आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे, हमेशा आपके साथ रहेंगे। ये बोल वो लड़की एक फिर रूही को थैंक यू बोल रही थी। उन लड़कियों को बात सुन रूही ने अपना सर हिलाया और बोली, मुझे खुशी है कि तुमने हार नहीं मानी, वरना कुछ लोग तो उस सो कॉल समाज को अपने लाइफ में इतनी इम्पोर्टेंस देने लगते हैं जैसे कि वो लोग उनका राशन का खर्चा चला रहे हो। इसके बाद उसने एक पूरे ऑफिस में एक अनाउंसमेंट किया,
हम अपने ऑफिस में एक ऐसा डिपार्टमेंट में भी बनाएंगे जहां पे आप लोग की कभी भी अपने साथ करने वाले के बारे में कंप्लेन करेंगे। अगर कंप्लेन इन्फॉर्मेशन सही होगी तो उस इंसान को सजा मिलेगी, लेकिन अगर किसने ने भी झूठी कंप्लेन की तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उसके इस बात पे पूरी कंपनी खुश हो गई कि क्योंकि सबको पता था कि कंपनी में कोई न कोई ऐसा होता ही जो लड़कियों को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। उसके बाद रूही वहां से निकल जाती है। राज रूह को देख एडमिरे अपने मन में बोला, बॉस बादस है। उसके बाद वो वहां से निकल गया। केबिन में आने के रूही ने राज से कुछ कहा, जिसे सुन के बाद राज ने हैरानी के साथ रूही को देखा और अपनी में बोला, कमाल है। नहीं नहीं, कमाल के साथ साथ बॉस खतरनाक है। जो उलझेगा बॉस से बॉस करेगी उसके बनेगा। उसके बाद वो केबिन से बाहर चला जाता है। अगली सुबह रूही की जब आंखें खुली तो उसने खुद को किसी पत्थर जैसे चीज पे अपना सर रख हुआ था। जब उसने अपने चेहरे को नीचे करके देखा तो वो देखती वो किसी के सीने पे अपना सर रखा है। उसके बाद वो अपना चेहरे ऊपर करके देखती है जहां उसे अरमान का सोता हुआ मासूम चेहरा दिखा, जो कि सोते हुए बहुत ही ज्यादा चार्मिंग और हैंडसम था। अरमान सोते हुए बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह दिख रहा था। रूही थोड़ा से ऊपर उठ उसके माथे पे किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर हस्बैंड। ये बोल वो जैसे ही अलग होने को हुई वैसे ही अरमान ने उसकी कमर पे अपनी पकड़ कस दी और झटके से उसको अपने नीचे कर लिया, जिससे रूही शौक हो गई। रूही समझ नहीं आया कि एक पाल में क्या हुआ कि तभी अरमान ने उस होठ पे अपने होठ को रख देता था और उसे किस करने लगता है। रूही तो पूरी तरह से ब्लैंक हो गई कि अभी अभी हुआ क्या, लेकिन जैसे ही अरमान ने उसे बाइट किया वो अपने सेंस में वापस आए। तब तक अरमान रूही के होठों से दूर हुआ, लेकिन उसके ऊपर वॉइस ही रहता है। अरमान अलनी मैग्नेटिक आवाज में बोला, वाइफी गुड मॉर्निंग ऐसे बोलते हैं, एंड बिलीव मी टुडेज मॉर्निंग इज रियली गुड फॉर मी। ये वो उसके माथे पे किस कर देता है। उसके बाद उसके ऊपर से हट जाता है। उसके हाथे ही रूही भी सीधी होके बैठ जाती और उसे घूरते हुए बोली, आप कब उठे और आपने मुझे बिना ब्रश किए ही किस कर दिया, कितने गंदे हैं आप। ये बोल वो अपना मुंह बना लेती तो वही उसकी बात सब अरमान उसे देखने लगा और उसका जवाब देते हुए बोला, वाइफी में तो तभी उठ गया जब तुमने मुझे किस किया था, और रही बात तुम्हें बिना ब्रश के किस करने की तो माय डियर स्वीट लिटिल वाइफी, मेरा जब मन करगा जैसे मन करगा जहां मन करगा मैं तुम्हें किस करूंगा, एंड यू कांट स्टॉप मी। ये बोलते अरमान की आवाज में एक अलग ही अफेक्शन और चर्म था, जिसे कि करना अरमान की इन कुछ लाइन ने भी रूही को ब्लश करने वो मजबूर कर दिया, जिस कारण उसके गाल एकदम लाल हो गए थे, जिसे महसूस कर रूही जल्दी से वॉशरूम में भाग जाती है। उसके भागने की स्पीड को देख अरमान हैरान था, लेकिन उसके होठ पे हल्की मुस्कान आ जाती है। वही रूही अपनी सांसों को कंट्रोल कर मिरर के सामने खड़ी होती है और अपना चेहरा देखती है जो कि बहुत लाल था। ये देख रूही बोली, हे भगवान, मिस्टर हस्बैंड तो बहुत ही बेशर्म है। उसके बाद वो भी फ्रेश होने लगती है। थोड़े टाइम बाद वॉशरूम का दरवाजा खुलता है। रूही अपना छोटा सा निकल पूरे रूम में एक नजर देखती है। जब उसको कोई नहीं दिखता तो वो जल्दी से क्लोजेट में भाग जाती है। रूही ने इस वक्त सिर्फ बाथरोब पहना हुई थी। सुबह जल्दी जल्दी में वो अपने कपड़े ले जाना ही भूल गई थी। रूही क्लोजेट रूम में आने के बाद अपने सीने पे हाथ रख लंबी लंबी सांसें लेते हुए बोली, हाय बच गए, अच्छा हुआ कि मिस्टर हस्बैंड चले गए। उसके बाद वो भी जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए रेडी होने लगती है। रूही रेडी हो के सीधा हॉल में आती है और रूही के चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल थी। रूही आर्यन के तरफ आते हुए उसे गुड मॉर्निंग वाइस करती है और आगे बोली, भाई ईशान भाई कैसे हैं। उसकी बात ले आर्यन बोला, ईशान अब ठीक है, आज उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। ये सुन रूही बहुत खुश होती है और आर्यन की तरफ देख बोली, भाई हम साथ में चलेंगे ईशान भाई को लेने। आर्यन रूही के बात पे हाँ में अपना सर हिला देता है तो वही सुनीता का मुंह बन जाता है। रूही जब से नीचे आई थी उसने नोटिस किया कि प्रिया एक तक कहीं देख रही है। तभी उसके कान में किसी आई, जिसे सुन रूही चौंक कर अपने पीछे वाले सोफे पे देखती है जहां पे अरमान किंग की तरह बैठा था। अरमान रूही की तरफ देख बोला, चलो अब तुम आ गई हो, हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ये बोल वो उसके हाथ के पकड़ डाइनिंग टेबल पे ले आया और उसके लिए चेयर खींचता है, जिसे देख रूही हल्के सा मुस्कुरा देती है। आर्यन भी रूही के बगल वाली हेड चेयर पे बैठ जाता है और अरमान रूही के दूसरी साइड बैठ जाता है। ये देख प्रिया का खून खोल रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो अभी के अभी रूही की जान ले ले, मगर वो ऐसा कुछ कर नहीं सकती थी।
वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेती हैं और अरमान से 2-3 चेयर दूर होके बैठ जाती हैं, क्योंकि आर्यन को नहीं पसंद था कि कोई भी उन लॉग के आसपास भी बैठे, इसलिए प्रेम जी भी आर्यन से दूसरी तरफ वाले हेड चेयर पे बैठे थे। प्रेम जी कुछ दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे गए हुए थे। आर्यन और अरमान दोनों ही बारी बारी रूही को कुछ न कुछ सर्व कर रहे थे। रूही आर्यन की तरफ देख बोली, भाई नेक्स्ट वीक हमारे कॉलेज में फ्रेशर हैं और मैं इसके लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं और मुस्कान ने डांस प्रोग्राम में हिस्सा किया है। रूही के मुंह से मुस्कान का नाम सुन उसे पार्टी वाले दिन की याद आ जाती है, जब मुस्कान रूही के बर्थडे पार्टी में आई थी। यह सोच उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कान आ जाती है। अरे भाई, इस चक्कर में ये भी भूल गई मुझे कॉलेज जाना है, ये बोल वो उठ के जाने लगती है। तभी अरमान बोला, रुको मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर दूंगा। उसकी बात सुन रूह अपना सर हिला देती है और अपना बैग लेने कमरे में चली जाती है। रूही अपन बैग लेकर नीचे आती है और अरमान के साथ निकल जाती है। वही प्रिया बस उसका मुंह देख रह जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे ले एक डेविल स्माइल आ जाती है, क्योंकि आर्यन की नज़र से नहीं छुपी थी। आर्यन किसी को कुछ मैसेज कर देता है और वो भी घर से बाहर निकल जाता है। वही कार में अरमान रूही की तरफ देख बोला, वाइफी लड़कों से दूर रहना और अगर कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल करना। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना। अगर मैं तुम्हें किसी भी लड़के के देखा तो पनिशमेंट ले लिए रेडी रहना। उसकी बातों से रूही को ऐसा फील हो रहा था जैसे वो पहली बार कॉलेज जा रही है। रूही अरमान की तरफ देख बोली, मिस्टर हस्बैंड, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ जो आप मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। और हाँ, आज मुझे लेने आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे डांस प्रैक्टिस भी करना है। इसी के साथ वो लोग कॉलेज पहुँच जाता है। रूही एक नज़र बाहर की तरफ देखती है, उसके बाद अरमान के गाल पे एक बेबी किस कर उसे दूर हो जाती है। लेकिन इस किस से अरमान के चेहरे पे एक हल्की मुस्कान आ जाती है और वो कार का डोर ओपन करता है। जो स्टूडेंट अपने कॉलेज में इस कार को देख रहे थे, जब उन लोगों ने अरमान को देखा तो बहुत हैरान थे, लेकिन जब उन लोगों ने देख कि अरमान ने पैसेंजर सीट का डोर खोला है तो वो हैरानी और बड़ी हो गई, क्योंकि कार से रूही निकली थी। वही दो लोग ऐसे थे जिन्हें रूही और अरमान को देख गुस्से से पागल हो रहे थे। ये लोग कोई और नहीं, सानिया और सूरज थे। इसके बाद उसने एक पूरे ऑफिस में एक अनाउंसमेंट किया, हम अपने ऑफिस में एक ऐसा डिपार्टमेंट में भी बनाएंगे जहां पे आप लोग की कभी भी अपने साथ करने वाले के बारे में कंप्लेन करेंगे। अगर कंप्लेन इन्फॉर्मेशन सही होगी तो उस इंसान को सजा मिलेगी, लेकिन अगर किसने ने भी झूठी कंप्लेन की तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। उसके इस बात पे पूरी कंपनी खुश हो गई क्योंकि सबको पता था कि कंपनी में कोई न कोई ऐसा होता ही जो लड़कियों को अपने मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है। उसके बाद रूही वहां से निकल जाती है। राज रूह को देख एडमिरे अपने मन में बोला, बॉस बादस है। उसके बाद वो वहां से निकल गया। केबिन में आने के रूही ने राज से कुछ कहा, जिसे सुन के बाद राज ने हैरानी के साथ रूही को देखा और अपनी में बोला, कमाल है। नहीं नहीं, कमाल के साथ साथ बॉस खतरनाक है, जो उलझेगा बॉस से बॉस करेगी उसके बनेगा। उसके बाद वो केबिन से बाहर चला जाता है। वही दूसरी तरफ अरमान अपने केबिन में बेयहा काम कर रहा था। पूरे केबिन में इतनी शांति थी कि वहां पे सिर्फ अरमान के लैपटॉप की टिक टिक की आवाज आ रही थी। तभी केबिन की शांति को तोड़ते हुए अरमान के फोन की रिंगटोन बजने लगता है। अरमान फोन अपने फोन की तरफ देखता है और जैसे ही फ्लैश हो रहे नंबर को देखता है तो वो तुरंत फोन पिक कर लेता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस आज लेडी बॉस पे हमला हुआ था, हम कुछ करते उसे पहले ही वहां पे कुछ गार्ड्स आ गए और उनके गार्ड्स ने उन लोगों को जिसने हमला किया था उन्हें अपने साथ ले गए। हमने अपने कुछ गार्ड्स को उनके पीछे भेजा, लेकिन आगे जाके उनकी कार ब्लास्ट हो गई, जिसमें से लेडी बॉस के गार्ड्स को सही से सलामत थे, लेकिन हमला करने वाले मारे गए। उसकी बात पे अरमान बस हम बोलता है और फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ एक कार में सानिया और सोहेल एक दूसरे को किस कर रहे थे। उनकी गाड़ी में पार्टीशन थी। सानिया सोहेल की तरफ देख बोली, बेबी के उस रूही का खेल अब तक खत्म हो गया होगा। उसकी बात पे सोहेल बोला, ऑफकोर्स बेबी हो गया होगा, क्योंकि मैंने उस पे एक बार नहीं 2 बार हमला करवाया है। अगर वो मेरे एक वार से बच भी जात है तो दूसरे से उसका बचना नामुमकिन है।
वो आगे कुछ बोलता उसे पहले ही एक उन दोनों को एक जोरदार झटका लगता है, जिसे सानिया जो कि सोहेल के गोद में बैठी थी और सोहेल आगे की साइड झुक जाते हैं, जिसे सानिया का सिर फ्रंट सीट लग जाता है, जिसे सानिया के सिर से खून निकल रहा था। एक बार फिर से सोहेल की कार को झटका लगता है, जिसे सोहेल का सिर कार की दूर से लगा जाता है और उसके हाथ भी डोर से लग जाता है। इसी के साथ वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। वही आगे वाला ड्राइवर बेचारा, उसको को तो पहले ही इस हमले के लिए बता दिया गया था, इसलिए वो ड्राइवर इस हमले की तैयार था। ये ड्राइवर अरमान के लिए बहुत ही वफादार है, इसलिए जब इससे नील ने फ़ोन ड्राइवर को फ़ोन किया तो उसे इस अटैक के बारे में सब बता देता है, जिसे सुनने के बाद उसके सिटी पिटी गुल हो गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाल लिया और तैयार भी कर लिया था। ठीक 5 मिनट बाद 2 ट्रक ने सोहेल की कार पे हमला कर दिया। अरमान पहले कभी भी सोहेली को बिना बॉडीगार्ड के बाहर जाने नहीं देता था, लेकिन जब से उसका रीबर्थ हुए था तब से अरमान ने सभी गार्ड्स को जाता दिया था, क्योंकि जिस सांप को पाल रहा था वही सांप उसको डसने के लिए जहर को जमा रहा था। दूसरी तरफ आर के कंपनी में आर्यन अपना कुछ काम कर रहा था कि तभी उसके डोर नॉक होता है। आर्यन अपनी सख्त आवाज में बोला, कम इन। उसके इतना बोलते ही एक लड़की अंदर आए। वो आर्यन की तरफ देखते हुए बोली, बॉस, इस फाइल पे आपकी साइन चाहिए ताकि यह फाइल माथुर कंपनी में दिया जा सके। उसकी बात पे आर्यन ने उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। जब वो लड़की आर्यन के पास उसे फाइल देने को हुई कि तभी वो हैरानी से बोली, आप। उसके इस तरह से हैरान आवाज तो वो अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसकी आंखों में भी हैरानी दिख रही थी, लेकिन साथ में एक चमक भी थी। दूसरी तरफ राज रूही के केबिन में आते हुए एक फाइल आगे करता है और बोलता है, बॉस, जैसा आपने कहा था वैसा हो गया। हमने जो डिज़ाइन को कल मीटिंग रूम में मिस्टर राजेश्वर को दिखाने वाले थे वो हमने आज ही दिखा दिया है। उसकी बात पे रूही ने हाँ में सर हिला देती है। उसके बाद रूही अपने लैपटॉप पे कुछ करने लगती है। थोड़े ही टाइम में एक न्यूज पे कुछ वीडियो वायरल होने लगती है, जिसने रूही ने उन प्रूफ को अपलोड किया था जिसे रोहित और मोहित ने चुराया था। इसी के साथ उसने उस कंपनी पे कैसे भी कर दिया, जिसमें उसने अपॉलॉजी के तौर पे उनसे 6 करोड़ की फाइन की डिमांड की थी। रूही ने ऐसा करके उस कंपनी को लगभग का दिवालिया कर दिया था और साथ ही साथ ये भी अनाउंस कर दिया था कि जो भी कंपनी इस कंपनी के साथ काम करेगी उस कंपनी को एरो कंपनी के साथ नहीं काम करने का मौका मिलेगा और नहीं इन्वेस्ट। क्योंकि रूही की कंपनी कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं थी। रूही ने इस कंपनी को तब शुरू किया था जब वो 18 साल की थी। रूही ने इस कंपनी को अपनी मेहनत से बनाया था। आज के समय में रूही की इस कंपनी का टर्नओवर 1500 करोड़ का था। किसी को नहीं पता था कि यह कंपनी रूही की है। रूही ने उस कंपनी की सभी तरीके से हवाएं उड़ा दी थी। भले ही किसी ने रूही की देखा नहीं था, लेकिन अगर बात बिजनेस वर्ल्ड पे राज करने की आती थी उसमें किंग अरमान और क्वीन रूही को माना जाता था। हॉस्पिटल में सोहेल बेड पे लेटा हुआ था। वो अभी बेहोश था। उसके वार्ड में इस वक्त उसकी मां पूनम मालिक थी, जो कि अपने बेटे की ऐसी हालत देख रो रही थी कि तभी उन्हें किसी का फोन आता है तो वो जल्दी से फोन पिक कर सिसक रही थी। दूसरी तरफ से कोई कुछ बोलता उसे पहले ही पूनम जी बोली, आप कहाँ है, देखिए ना, किसी ने हमारे बेटे पे हमला किया है। जैसे ही सामने वाले ने उसकी बात सुनी तो वो उसको शांत करते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द उसके बारे में पता लगा लूंगा। उसके बाद जब दोनों साथ में उसे हिसाब बराबर करेंगे। और रही मैं कहाँ हूँ तो तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं वापस आ रहा हूँ, वो भी उसके साथ। फिर देखते हैं ये मालिक और राजवंश फैमिली हमसे कैसे बचती है। बस तुम वो करो जिसके लिए तुम्हें वहां भेजा गया है। एक बात याद रखना, कुछ भी करो लेकिन अपना काम पूरा करना और खुद का ध्यान रखना। उसकी बात पे पूनम ने अपना सर हाँ में हिला देती है। अब उसके चेहरे पे कोई आंसू नहीं बल्कि गुस्सा था। वो अपने मन में बोली, बहुत जल्द दोनों परिवार को मैं अपने पैरों के नीचे रोड दूंगी। उसके बाद वो किसी को कॉल करती है और कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगती है। टू बी कंटिन्यूड। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी ऑन दिस स्टोरी टेलिंग जर्नी. If you enjoyed today's story, make sure to give this video a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to hit the subscribe button and the bell icon so you never miss an update. We have many more exciting stories coming your way, and trust me, you won't want to miss them. Until next time, keep dreaming and keep believing in the magic of stories. See you in the next video.